ऑडिटर एंड गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ऐसे 570 रिवाइज्ड गोइंग कंसर्न के ऊपर है, वो डील करता है विद ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो ऑडिट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न, एंड उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा ऑडिटर की रिपोर्ट पे। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब वो कर रहा है रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न, इसके अंदर इंपॉर्टेंट नोट्स करनी पड़ती है कि जो 701 है उसके हिसाब से डील किया जाएगा। ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डील करेगा, कम्युनिकेट करेगा की ऑडिट मैटर्स को किसके अंदर, ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर। ऐसा 701 एक्नॉलेज करता है कि जब ऐसा 701 अप्लाई किया जाता है मैटर रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न, तो वहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है कि ऑडिट मैटर्स को एक्सप्लेन किया जाता है मटीरियल अनसर्टेनिटीज़ को रिलेटिंग टू द इवेंट्स या तो कंडीशंस जो कास्ट करती है सिग्निफिकेंट डाउट एंटिटीज़ की एबिलिटीज़ को कि क्या एंटिटी अभी कंटिन्यू कर पाएगी एज अ गोइंग कंसर्न बाय इट्स नेचर एज अ की मैटर के तौर पर इसको दिखाया जाता है। गोइंग कंसर्न बेसिस अकाउंटिंग, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया गया है अज्यूम करके कि एंटिटीज़ गोइंग कंसर्न्स जो है उसके बेसिस पे एंड वो कंटिन्यू करेगी उसका ऑपरेशंस फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर, तो जनरल पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर जनरल पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, प्रिपेयर करना है यूजिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस, यानी गोइंग कंसर्न के बेसिस के ऊपर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है ऑफ द अकाउंट्स, अनलेस जब तक मैनेजमेंट का ये इंटेंशन नहीं होता कि लिक्विडेट करनी है एंटिटीज़ को या तो सीज़ करना है ऑपरेशंस को, यानी बंद कर देनी है एंटिटीज़ को, या तो जो ऑपरेशन है उसको बंद कर देना है, सीज़ कर देना है, या तो कोई रियलिस्टिक अल्टरनेटिव नहीं है बट टू डू सो, यानी कि कोई रियलिस्टिक अल्टरनेटिव नहीं है, यानी कि बंद ही करना पड़ेगा, अभी और कोई अल्टरनेटिव बचा नहीं है। जब मैनेजमेंट यूज़ कर रहा है गोइंग कंसर्न बेसिस को अकाउंट करने के लिए, तो उसको देखना पड़ेगा एप्रोप्रिएटनेस असेट्स एंड द लायबिलिटीज़ जो भी है वो रिकॉर्ड की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ द एंटिटीज़, क्या वो एबल है रियलाइज करने के लिए असेट्स एंड डिस्चार्ज करने के लिए लायबिलिटीज़ इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि जब यूज़ किया जाता है गोइंग कंसर्न के बेसिस पे अकाउंटिंग जब किया जाता है तो अप्रोप्रिएट होना चाहिए असेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो भी रिकॉर्ड की गई है वो किस बेसिस पे होनी चाहिए, एंटिटीज़ की एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि एंटिटी उसको असेट्स को रियलाइज कर पाएगी एंड पे कर पाएगी लायबिलिटीज़ को, मतलब डिस्चार्ज कर पाएगी लायबिलिटीज़ को नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस के जैसे ही, यानी जैसे डीलिंग होती है सेल्स एंड परचेज होता है वैसे ही कर पाएगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी ऑडिटर रिगार्डिंग द गोइंग कंसर्न, ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का, ऑपरेट करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग, मतलब गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है, कंक्लूजन्स उसके ऊपर से ड्रॉ करना है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट यूज्ड ऑफ द गोइंग कंसर्न, कैसे मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न को देख रहा है, अप्रोप्रिएटनेस क्या है मैनेजमेंट की गोइंग कंसर्न को लेकर जब वो प्रिपेयर कर रहा है अकाउंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कंक्लूजन्स जो भी है जो कि बेस्ड करेगा ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करना है उसको, मतलब कंक्लूजन्स के लिए जो कंक्लूजन पेश करता है ऑडिट एविडेंस को उसको भी ऑब्टेन करना है कि जो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है रिलेटिंग टू द इवेंट्स या तो कंडीशंस जो कास्ट करेगी सिग्निफिकेंट डाउट, यानी सिग्निफिकेंट डाउट हो रहा है एंटिटीज़ की एबिलिटीज़ को लेकर कंटिन्यू क्या रहेगी एंटिटी एज अ गोइंग कंसर्न, एंड रिपोर्ट भी करना है अकॉर्डिंग विद दी एसेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की क्या होती है, तो ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इसके रिगार्डिंग में, एंड कंक्लूड करना है उसके ऊपर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट यूज्ड, कैसे मैनेजमेंट यूज्ड कर रहा है गोइंग कंसर्न बेसिस को ऑफ द अकाउंटिंग जब प्रिपेयर कर रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड कंक्लूड करना है बेसिस ऑन द ऑडिट एविडेंस जो कि ऑब्टेन किए गए हैं, चाहे तो मटीरियल अनसर्टेनिटी क्या मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है अबाउट द एंटिटीज एबिलिटीज़ टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, क्या अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है कि क्या एंटिटीज़ की एबिलिटी है कि वो कंटिन्यू रहेगा एज अ गोइंग कंसर्न। हाउएवर लेकिन डिस्क्राइब किया जाता है ऐसे दोषों के अंदर पोटेंशियल इफेक्ट्स इन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस, ऑडिटर की एबिलिटी के ऊपर डिटेक्ट करने के लिए मटेरियल स्टेटमेंट अगर ज़्यादा होती है फ्यूचर इवेंट्स के लिए या तो कंडीशंस के लिए जो कॉस्ट करता है एंटिटीज़ को सीज कर देने पे कंटिन्यू करने का एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि फ्यूचर में बंद करने की बारी आ सकती है एंटिटीज़ को, तो ऑडिटर प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है फ्यूचर इवेंट्स को या तो कंडीशंस को अकॉर्डिंगली,
क्यों वो नहीं कर पाता, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन है। अकॉर्डिंगली एब्सेंस जो होता है रेफरेंस ऑफ द मटेरियल अनसर्टेनिटीज़ का, मतलब ऑडिटर को पता नहीं पड़ पाती है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी कितनी है अबाउट द एंटिटीज़ की एबिलिटीज़ टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न्स, तो ऑडिटर रिपोर्ट कैन नॉट बी व्यूड एज अ गारंटी। ऑडिटर की रिपोर्ट्स के अंदर गारंटी नहीं दी जाती कि एंटिटीज़ कंटिन्यू रहेगी एज अ गोइंग कंसर्न, के एंटिटीज़ की एबिलिटी है कि वो कंटिन्यू रहेगी एज अ गोइंग कंसर्न। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, जब परफॉर्म किया जाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जो कि रिक्वायर्ड है ऐसे 315 के हिसाब से, तो ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ता है कि जो भी इवेंट्स या तो कंडीशंस है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड वो कास्ट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट डाउट किसके ऊपर, एंटिटीज़ की एबिलिटीज़ टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अगर ये करने से पता चलती है ऑडिटर को कि जो मैनेजमेंट है उसने परफॉर्म किया है, प्राइमरी असेसमेंट किया है एंटिटीज़ की एबिलिटीज़ को लेकर कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, एंड अगर सच असेसमेंट जो भी परफॉर्म किया गया था मैनेजमेंट के द्वारा, ऑडिटर डिस्कस करता है असेसमेंट मैनेजमेंट के साथ एंड डिटरमाइन करता है कि मैनेजमेंट जो है वो आइडेंटिफाइड कर रही है इवेंट्स या तो कंडीशंस को इंडिविजुअल या तो कलेक्टिव बेसिस के ऊपर, जो कास्ट करेगा सिग्निफिकेंट डाउट्स ऑन द एंटिटीज एबिलिटीज़ टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, एंड इफ़ द मैनेजमेंट एंड इफ़ सो, अगर मैनेजमेंट ने असेस किया है गोइंग कंसर्न को लेकर तो ऑडिटर क्या करेगा, उनसे डिस्कस करेगा, एंड अगर मैनेजमेंट ने किया है तो मैनेजमेंट प्लान टू एड्रेस, और मैनेजमेंट ने क्या प्लान करा है एड्रेस करने के लिए, मतलब कि गोइंग कंसर्न की मैनेजमेंट की एबिलिटी, एंटिटीज़ की एबिलिटी कंटिन्यू रहने से एज अ गोइंग कंसर्न, उसका मैनेजमेंट ने क्या प्लान किया गया है कि अगर कोई ऐसा अनसर्टेनिटीज आती है तो उसको कैसे प्लान करके डील किया जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा, वो सब देखा जाता है। या तो सच एन असेसमेंट, अगर असेसमेंट अभी तक नहीं किया गया है, अभी तक परफॉर्म नहीं किया गया है, तो ऑडिटर क्या करेगा, डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ बेसिस फॉर द इंटेंडेड यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न, कि क्या बेसिस पे यूज़ किया जाएगा गोइंग कंसर्न को, अकाउंटिंग यानी गोइंग कंसर्न की अकाउंटिंग किस बेसिस पे की गई है, एंड इंक्वायर भी करेगा मैनेजमेंट को कि क्या इंक्वायर करेगा कि जो इवेंट्स है तो कंडीशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिविजुअली या तो कलेक्टिवली, क्या वो कास्ट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट डाउट्स एंटिटीज़ की एबिलिटीज़ को लेकर कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, remaining altered throughout the audit for the audit evidence about the event या तो conditions। अगर ऑडिटर को लगता है, अगर ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को अलर्ट रहना पड़ेगा पूरे ऑडिट के दरमियान में फॉर द ऑडिट एविडेंस, जब एंड उसको ऑडिट एविडेंस भी लेना पड़ेगा इवेंट या तो कंडीशंस जो कि कास्ट करिए सिग्निफिकेंट डाउट्स ऑन द एंटिटीज़ एबिलिटीज़ को कंटिन्यू रहने से एज अ गोइंग कंसर्न, यानी उसको क्या लेना पड़ेगा, इवेंट या तो कंडीशंस जो कास्ट करेगी सिग्निफिकेंट डाउट्स एंटिटीज़ की एबिलिटीज़ को लेकर कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ऐसे 315 रिक्वायर्ड करता है ऑडिटर को रिवाइज करने के लिए ऑडिट रिस्क असेसमेंट, एंड वो मॉडिफाइड भी कर सकता है फर्दर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स को। अकॉर्डिंगली एडिशनल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया जाता है ऑडिट करते समय ही जो अफेक्ट करेगा ऑडिटर के असेसमेंट ऑफ द रिस्क को, इवेंट या तो कंडीशंस जो कास्ट करती है सिग्निफिकेंट डाउट्स ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब ऐसे इवेंट या तो कंडीशन जो जिससे कास्ट किया जाता है सिग्निफिकेंट डाउट एंटिटीज़ की एबिलिटीज़ ऑफ द गोइंग एंटिटीज़ की एबिलिटीज़ को लेकर कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इवेंट या तो कंडीशंस के इंडिविजुअली या तो कलेक्टिवली जो कास्ट करते हैं सिग्निफिकेंट डाउट्स एंटिटीज़ की एबिलिटीज़ को लेकर टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। फाइनेंशियल नेट लायबिलिटीज़ या तो नेट करंट लायबिलिटीज़ की पोजीशंस देखी जाती है। फाइनेंशियल्स के अंदर क्या क्या आएगा, क्या क्या चीज़ें को देखी जाती है, इसको देख के हमको पता चलेगा कि एंटिटीज़ की एबिलिटी है कंटिन्यू करने से एज अ गोइंग कंसर्न। एंड नेट लायबिलिटीज़ या तो नेट करंट एसेट की पोजीशंस देखी जाती है। फिक्स टर्म्स बोरोइंग्स अप्रोच मैच्योरिटीज़ विदाउट रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द रिन्यूअल या तो रीपेमेंट, क्या कोई ऐसी फिक्स टर्म्स बोरोइंग्स है जहाँ पर मैच्योरिटी है ही नहीं, रियलिस्टिक प्रोस्पेक्टस ऑफ द रिन्यूअल यानी रिन्यूअल भी नहीं है, या तो रीपेमेंट का भी कुछ ऑप्शंस दिख नहीं रहा है, या तो एक्सेसिव रिलायंस ऑन द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एक्सेसिव रिलायंस है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का,
यानी बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के ऊपर टू फाइनेंस द लॉन्ग टर्म असेट। किसके लिए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स उठाइए? लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए बोरिंग शॉर्ट टर्म्स बोरिंग उठाइए। इंडिकेशंस ऑफ द विड्रॉल ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट बाय द क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स ने क्या कर दिया है? विड्रॉल कर दिया है फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी अभी क्रेडिट पीरियड उन लोगों ने क्या कर दिया है? कम कर दिया है। या तो हाँ, क्रेडिट पीरियड जितना था उससे कम कर दिया है। ये क्या इंडिकेशंस दे रहा है? इंडिकेशंस दे रहा है कि गोइंग कंसर्न्स जो है वो खतरे में है। नेगेटिव ऑपरेशंस कैश फ्लोज, यानी कैश फ्लोज जो है वो नेगेटिव जा रहे हैं। ये इंडिकेट किया जाता है बाय द हिस्टोरिकल या तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर, यानी पहले के या तो आगे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर। एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज जो हैं वो एडवर्स जा रहे हैं। ऑपरेटिंग मैनेजमेंट इंटेंशंस, मैनेजमेंट की ये इंटेंशंस है लिक्विडेट कर देना है एंटिटीज़ को या तो सीज कर देना ऑपरेशंस को। की मैनेजमेंट पर्सनस जो था वो लॉस हो गया है, मतलब चले गया है विदाउट रिप्लेसमेंट, और उसका अभी तक रिप्लेसमेंट भी नहीं किया गया है। लॉस हो गया है मेजर मार्केट का, की कस्टमर्स का, फ्रेंचाइजीज़ का, लाइसेंस का, ये तो प्रिंसिपल सप्लायर्स का। लेबर डिफ़िकल्टीज़ आ गई है, शॉर्टेज हो गया है इंपॉर्टेंट सप्लाईज़ का। इमरजेंसीज ऑफ द हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं। अदर के अंदर क्या आएगा? नॉन कंप्लायंस किया गया है विद द कैपिटल या तो अदर स्टैट्यूटरी या तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का, सच एज सॉल्वेंसी या तो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पेंडिंग लीगल या तो रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स है एंटिटीज़ के अगेंस्ट में, जो दैट में अगर सक्सेसफुल हो जाता है वो, जिसका रिजल्ट आएगा क्लेम द एंटिटीज़ इज़ अनलाइकली टू एबल टू सेटिस्फाइड, यानी एंटिटीज़ को पैसे देने के आ जाएंगे, जो जिसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? क्लेम दैट द एंटिटीज़ इज़ अनलाइकली टू एबल टू सेटिस्फाइड, यानी एंटिटी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी तो एंटिटीज़ को पैसे देने पड़ जाएंगे। चेंज इन द लॉ या तो रेगुलेशंस या तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो एक्सपेक्ट करता है एडवर्स अफेक्ट द एंटिटीज़, यानी अगर लॉ के चेंज हो जाने से, रेगुलेशंस या तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के चेंज हो जाने से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एडवर्स इफेक्ट आएगा एंटिटीज़ के ऊपर। अनइंश्योर्ड या तो अंडर इंश्योर्ड कैटेस्ट्रोफीज व्हेन दे अकर्ड, यानी कि जो नेचुरल कैलामिटीज़ आती है वो भी उसकी वजह से जो एंटिटीज़ है वो अनइंश्योर्ड थी या तो अंडर इंश्योर्ड थी जब वो अकर्ड हुई। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, जब इवेंट या तो कंडीशंस आइडेंटिफाइड होते हैं, अगर इवेंट या तो कंडीशंस आइडेंटिफाइड हो जाते हैं जो कास्ट करेगा सिग्निफिकेंट डाउट एंटिटीज़ की एबिलिटी को कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो ऑडिटर को ऑब्टेन करना पड़ेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस डिटरमाइन करने के लिए कि कितने या तो मटीरियल अनसर्टेनिटीज़ है, क्या वो एग्जिस्ट कर रही है रिलेटिंग टू द इवेंट या तो कंडीशंस जो कास्ट करेगी सिग्निफिकेंट डाउट्स एंटिटीज़ की एबिलिटी को कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न थ्रू परफॉर्म, वो कैसे ये देखेगा? परफॉर्म करके एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कंसिडरेशंस ऑफ मिटिगेटिंग फैक्टर्स लगाया जाता है, और कैसे ये जो रिस्क है इसको मिटिगेट किया जाएगा वो देखा जाता है। प्रोसीजर्स जो है इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि मैनेजमेंट जो है उसने क्या अभी तक कुछ परफॉर्म किया गया है असिस्ट करने के लिए एंटिटीज़ की एबिलिटीज़ को कंटिन्यू करने के ऐसे गोइंग कंसर्न। रिक्वेस्ट किया जाएगा मैनेजमेंट से कि वो ये करे, मतलब वो परफॉर्म करे, असिस्ट करे एंटिटीज़ की एबिलिटीज़ को कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। इवेल्युएट किया जाता है मैनेजमेंट के प्लान को फॉर फ्यूचर एक्शंस के लिए, मतलब मैनेजमेंट फ्यूचर एक्शंस के लिए कितना तैयार है, उसने क्या क्या प्लान बनाए हैं वो भी इवेल्युएट करना पड़ता है इन रिलेशन टू इट्स गोइंग कंसर्न असेसमेंट्स। वेदर जो आउटकम है इस प्लान का क्या वो इम्प्रूव कर देगा सिचुएशंस को, एंड क्या मैनेजमेंट का जो प्लान है वो फिजेबल है इन सर्कमस्टेंसेस के लिए, यानी सक्षम है इन सर्कमस्टेंसेस के लिए। वेयर द एंटिटीज़ हैज़ प्रिपेयर द कैश फ्लोज फोरकास्ट, अगर एंटिटीज़ ने प्रिपेयर किया गया है कैश फ्लोज फोरकास्ट का मतलब फ्यूचर का, एंड एनालिसिस किया गया है, फोरकास्ट किया गया है जो कि एंड फोरकास्ट किया गया है सिग्निफिकेंट फैक्टर्स का जो कंसिडर किया जाता है फ्यूचर आउटकम ऑफ द इवेंट या तो कंडीशंस को लेकर। इन
इवेल्युएटिंग द मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द फ्यूचर एक्शन, मैनेजमेंट के क्या प्लान रहेंगे फ्यूचर्स के लिए, वो सब भी देखना पड़ेगा। इसमें क्या आएगा, इवेल्युएट करना है। इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो इवेल्युएट करना है रिलायबिलिटीज़ ऑफ द अंडरलाइंग डेटा जनरेटेड टू प्रिपेयर द फोरकास्ट, यानी इवेल्युएट करना पड़ेगा कितना रिलायबल है जो भी डेटा हमको दिया जा रहा है, जो भी प्लान्स ये मैनेजमेंट बता रहा है वो कितना रिलायबल है प्रिपेयर कर, और जो उसने प्रिपेयर करा है फोरकास्ट वो कितना रिलायबल है वो देखना पड़ेगा। डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या कोई एडिक्वेट सपोर्ट फॉर द अजम्पशंस अंडरलाइंग द फोरकास्ट। डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या कोई एडिक्वेट सपोर्ट है अजम्पशंस को लेकर जो अंडरलाइन कर देगा फोरकास्ट को। कंसिडर करना पड़ेगा वेदर कोई एडिशनल फैक्ट्स या तो इन्फॉर्मेशंस जो कि अवेलेबल है सिंस जो डेटा है ऑन विच द मैनेजमेंट मेड इट असेसमेंट, यानी जो एडिशनल फैक्ट्स हैं या तो जो इन्फॉर्मेशंस है जो अवेलेबल है क्या वो क्या मैनेजमेंट ने उसको असिस्ट किया है, क्या कौन सी डेट पे मैनेजमेंट ने उसको असिस्ट किया है। रिक्वेस्ट करना है रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम द मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस लेना है किसके रिगार्डिंग में, फ्यूचर एक्शंस प्लान्स के रिगार्डिंग में, एंड फिजिबिलिटीज़ इन प्लान को लेकर, मतलब इनकी कितनी सक्षमता है इन प्लान्स के अंदर ताकि इसको मिटिगेट कर पाए। ऑडिट प्रोसीजर्स जो है वो रिलेवेंट है टू द रिक्वायरमेंट जो कि स्टेट किया गया है, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है क्या, एनालाइज करना है, डिस्कस करना है कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड अदर रिलेवेंट फोरकास्ट जो मैनेजमेंट ने किए गए हैं। एनालाइज करना है, डिस्कस करना है एंटिटीज़ के लिस्ट जो भी एंटिटीज़ के लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, यानी जो भी अभी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेटेस्ट बना है उसको एनालाइज करना है और डिस्कस करना है। रीड करना है टर्म्स ऑफ द डिबेंचर्स, लोन एग्रीमेंट एंड डिटरमाइन करना है क्या कोई ब्रांच तो नहीं है ना, मतलब टूटने जैसा तो नहीं है ना कुछ, या तो कोई टूटा तो नहीं है ना एग्रीमेंट। रिगार्डिंग द मिनट्स देखनी है ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, दो शेयर्स विद द गवर्नेंस एंड रिलेवेंट कमिटीज़ फॉर रेफरेंस ऑफ फाइनेंसिंग डिफ़िकल्टीज़, क्या क्या फाइनेंसिंग डिफ़िकल्टीज़ आ रही है वो सब इसके अंदर से पता चल जाएगी। इंक्वायरिंग एंटिटीज़ के लीगल काउंसिल से इंक्वायरी करनी है उनसे किसके रिगार्डिंग में, एग्जिस्टेंस ऑफ द लिटिगेशंस के रिगार्डिंग में एंड क्लेम्स के रिगार्डिंग में, एंड रीजनेबलनेस ऑफ द मैनेजमेंट असेसमेंट, क्या मैनेजमेंट जो असेस करके रखा है क्या वो रीजनेबल है ना, ऑफ दर आउटकम्स को लेकर, एंड एस्टिमेट्स ऑफ दर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस निकल के आएगी वो भी एस्टिमेट करना है। कन्फर्मिंग द एग्जिस्टेंस, लीगलिटी एंड एनफोर्सिएबिलिटीज़ ऑफ द अरेंजमेंट ताकि प्रोवाइड कर पाए या मेंटेन कर पाए फाइनेंशियल सपोर्ट को रिलेटेड टू द third parties and assessing the financial abilities of such parties to provide the additional funds। यानी कि यहाँ पर सपोर्ट जो थर्ड पार्टी का है उसकी बात की जा रही है। इवेल्युएट करना है एंटिटीज़ के प्लान को जो डील करेगा विद दी अनफील्ड कस्टमर्स ऑर्डर्स को, एंटिटीज़ क्या प्लान रहेगा जिससे एंटिटीज़ डील कर पाएगी जो भी कस्टमर्स के ऑर्डर हैं जो भी अनफील्ड हैं उसको लेकर। परफॉर्म करना है ऑडिट प्रोसीजर्स किसके रिगार्डिंग में, सब्सिक्वेंट इवेंट के रिगार्डिंग में ताकि आइडेंटिफाइड कर पाएँ कि मिटिगेशंस आइदर क्या कोई मिटिगेशंस है या तो अदर इफ़ेक्ट्स है एंटिटीज़ की एबिलिटीज़ को लेकर कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। सब्सिक्वेंट इवेंट्स देख के हमको आइडेंटिफाइड करना है कि क्या कोई मिटिगेशंस की गई है या अदरवाइज़ क्या वो अफेक्ट कर रहे हैं एंटिटीज़ के एबिलिटीज़ को कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। कंफर्म करना है एग्जिस्टेंस टर्म्स एंड एडिक्वेंसीज ऑफ द बोरिंग्स फैसिलिटीज़ को। ऑब्टेन करना है एंड रिव्यू करना है रिपोर्ट्स को ऑफ दी रेगुलेटरी एक्शंस को। डिटरमाइन करना है एडिक्वेंसी ऑफ द सपोर्ट फॉर एनी प्लान डिस्पोजल्स ऑफ द एसेट्स, क्या कोई प्लान बनाया है कैसे डिस्पोज करेंगे एसेट्स को, उसकी भी एडिक्वेंट सपोर्ट भी देखना है, क्या उसका कोई एडिक्वेंट सपोर्ट भी डिटरमाइन किया गया है प्लान करने के लिए डिस्पोज ऑफ द एसेट्स। इम्प्लीकेशंस क्या होगी ऑडिटर की रिपोर्ट्स के ऊपर। यूज़ करना है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग जो कि इनअप्रोप्रिएट है, अगर गोइंग कंसर्न ऑफ द अकाउंट यूज़ किया गया और वो इनअप्रोप्रिएट है तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
जो कि प्रिपेयर किए गए हैं यूज़ करते हुए गोइंग कंसर्न के बेसिस पे ऑफ द अकाउंटिंग, लेकिन ऑडिटर के जजमेंट से ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट ने जो यूज़ किया है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग प्रिपेयर करने के लिए अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर वो इनअप्रोप्रिएट है तो ऑडिटर को एक्सप्रेस करना पड़ेगा एडवर्स ओपिनियन। अगर यूज़ किया जाता है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग, अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है इन द सर्कमस्टेंसेस, तो मैनेजमेंट को क्या करना, तो मैनेजमेंट अगर रिक्वायर्ड करती है या तो इलेक्ट करती है प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन दी अनदर बेसिस, मतलब कि लिक्विडेशन बेसिस के ऊपर, तो ऑडिटर के पास तो ऑडिटर क्या करेगा, परफॉर्म करेगा ऑडिट उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो प्रोवाइड किए जाएंगे ऑडिटर को डिटरमाइन करने के लिए अदर बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग, मतलब अदर बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग के ऊपर से जो भी अकाउंट्स बने हैं उसके अंदर वो क्या लगाएगा, उसका वो क्या करेगा, ऑडिट करेगा इज़ एक्सेप्टेबल, और वो देखेगा कि ये एक्सेप्टेबल है सर्कमस्टेंसेस को लेकर। ऑडिटर की एबिलिटी होती है एक्सप्रेस करने के लिए अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मतलब ऑडिटर चाहे तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। प्रोवाइड किया जाता है कि उसको एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स किए गए हैं अकाउंट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी प्रिपेयर किया गया था उसके अंदर एडिक्वेट डिस्क्लोजर किए गए हैं, बट उसको कंसिडर करना पड़ेगा अप्रोप्रिएटनेस या तो नेसेसरी, जो इंक्लूड करेगा एम्फोसाइज ऑन द मैटर पैराग्राफ के अंदर, मतलब एम्फोसाइज ऑन द मैटर पैराग्राफ के अंदर उसको क्या बताना पड़ेगा, ये सब चीज़ें बतानी पड़ेगी गोइंग कंसर्न को लेकर, इन अकॉर्डेंस विद दी SS 706 जो कि रिवाइज किया गया है। यूज़ ऑफ द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग इज़ अप्रोप्रिएट, मतलब जो गोइंग कंसर्न की अकाउंटिंग जो किया गया था वो अप्रोप्रिएट है, लेकिन मटीरियल अनसर्टेनिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो आइडेंटिफाइड करना है मटीरियल अनसर्टेनिटी। अगर मेटल्स जो इम्पोर्टेंस है यूज़र्स के लिए, अगर आइडेंटिफाइड किया गया मटीरियल अनसर्टेनिटीज मेटल्स को लेकर जो कि इम्पोर्टेंट है यूज़र्स के लिए, तो अंडरस्टैंड करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, यूज़ करना है एक सेपरेट सेक्शंस हेड जिसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा रेफरेंस फैक्ट्स का मटीरियल अनसर्टेनिटीज़ को लेकर, गोइंग कंसर्न्स को लेकर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो अलर्ट यूज़र्स को सर्कमस्टेंसेस, मतलब इससे हम लोग अलर्ट देंगे यूज़र्स को कैसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं। एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स ऑफ द मटीरियल अनसर्टेनिटीज़ की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स किए गए हैं मटीरियल अनसर्टेनिटीज़ को लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ऑडिटर क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन, एंड ऑडिटर रिपोर्ट करेगा, एंड ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा सेपरेट सेक्शंस, मतलब सेपरेट सेक्शंस ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर बनाया जाएगा। वो कौन से हेड के अंदर होगा, तो मटीरियल अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न, इस हेड के अंदर हम लोग सेपरेट सेक्शन बनाएंगे। एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स ऑफ द मटीरियल अनसर्टेनिटी, एडिक्वेट डिस्क्लोजर किया गया मटीरियल अनसर्टेनिटीज़ के अंदर, जो कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ द मटीरियल अनसर्टेनिटीज़ जो है वो नहीं किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। मतलब ऊपर तो क्या था कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर मटीरियल अनसर्टेनिटीज़ के अंदर किया गया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, नीचे क्या है, तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर मटीरियल अनसर्टेनिटीज़ का नहीं किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर मटीरियल अनसर्टेनिटीज़ का नहीं किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो ऑडिटर क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा क्वालिफाइड ओपिनियन है तो एडवर्स ओपिनियन, जो भी उसको अप्रोप्रिएट लगता है अकॉर्डिंग विद SS 705 जो कि रिवाइज किया गया है, एंड बेसिस फॉर द क्वालिफिकेशंस भी देगा ओपिनियन सेक्शंस के अंदर ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट्स, यानी बेसिस फॉर द क्यों वो क्वालिफाइड दे रहा है उसके लिए वो बेस भी करेगा ओपिनियन को। सेक्शंस जो भी है उसका ऑडिट रिपोर्ट के अंदर स्टेट किया जाता है कि जो मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, जो कास्ट करेगी सिग्निफिकेंट डाउट्स ऑन दी एंटिटीज़ की एबिलिटीज़ कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो एडिक्वेट डिस्क्लोज नहीं कर रहा है मेटल्स को, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं किया गया है मेटल का। करेक्ट इनकरेक्ट देखते हैं। एस पर S 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस वर्किंग पेपर्स वो प्रॉपर्टी नहीं होती ऑडिटर की, ना बोला गया है यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इनकरेक्ट। S 230 के हिसाब से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस वर्किंग पेपर्स वो प्रॉपर्टी होती है ऑडिटर की, एंड ऑडिटर के पास राइट है उसको रिटेन करने का। उसके डिस्क्रिशंस पे होता है कि वो चाहे तो अवेलेबल कराए ये वर्किंग पेपर उसके क्लाइंट को, ऑडिटर रिटेन कर सकता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस को या तो वर्किंग पेपर्स को
जब तक वो मीट कर रहा है नीड्स ऑफ इस प्रैक्टिस एंड लीगल और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, यानी वो जब तक मीट कर रहा है मतलब फुलफिल कर रहा है नीड ऑफ इट्स प्रैक्टिस एंड लीगल या तो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स। परचेज इनवॉइस जो है वो एग्जांपल है इंटरनल एविडेंस का, तो इनकरेक्ट। पर इंटरनल एविडेंस जो होते हैं वो एविडेंस होते हैं जो ओरिजिनेट किए जाते हैं विद इन द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन। परचेज इनवॉइस जो है वो ओरिजिनेट किया गया है आउटसाइड द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए वो एग्जांपल है एक्सटर्नल एविडेंस का, ना कि इंटरनल एविडेंस का। सफिशिएंसी जो है वो मेजर्स है क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस की। सफिशिएंसी क्या मेजर्स है क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस की, तो इनकरेक्ट। सफिशिएंसी है वो मेजर्स है क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस की। ऑन द अदर एंड्स अगर हम लोग देखा जाए तो एप्रोप्रिएटनेस को मेजर्स किया जाता है क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस के अंदर। इंक्वायरी अलोन सफिशिएंट होती है टेस्ट करने के लिए के जो कंट्रोल्स है वो ऑपरेट कर रहे हैं इफ़ेक्टिवली, या तो इफ़ेक्टिवनेस। इनकरेक्ट। इंक्वायरी अलोन के साथ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक्सेट्रा वुड ओनली एनेबल, ये एनेबल करेंगे ऑडिटर को टेस्ट करने के लिए के जो कंट्रोल्स है वो ऑपरेट कर रहे हैं इफ़ेक्टिवली। इंक्वायरी अलोन सिर्फ सफिशिएंट नहीं होती टेस्ट करने के लिए कि जो कंट्रोल्स है वो ऑपरेट कर रहे हैं इफ़ेक्टिवली। डिफाइन उसके बाद आएगा मिस्टर ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर है एबीसी लिमिटेड का, जो ब्रांच है ऑफ एबीसी लिमिटेड उसको ऑडिट किया गया है बी के द्वारा, अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। मिस्टर ए रिक्वेस्ट कर रहा है फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंट्स मिस्टर बी से पर्टेन किया जाता है कि वो ब्रांच ऑडिटर है, यानी मिस्टर बी क्या है ब्रांच ऑडिटर है। इनकरेक्ट। ऐसे 230 जिसके अंदर इश्यू ऐसे 230 जो इश्यू किया गया है आईसीआई ऑन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर एंड स्टैंडर्ड ऑन द क्वालिटी कंट्रोल SQC1 के ऊपर, वो प्रोवाइड करता है कि अनलेस जब तक स्पेसिफाइड ना किया जाए लॉ के द्वारा या तो रेगुलेशंस के द्वारा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी होती है ऑडिटर की, ही में उसके डिस्क्रिशंस पे होता है, या तो पोर्शंस ऑफ या तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस वो अवेलेबल करा सकता है क्लाइंट को। प्रोवाइड किया जाता है कि डिस्क्लोजर्स जो है वो अंडरमाइन ना हो वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म जो उसने किया है उसका, या तो इन केस जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है उसका, जो इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर है, या तो उसका पर्सनल है, यानी जो डिस्क्लोजर्स वो दे रहा है जो भी उसने वर्क परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे उसको हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। व्हेन द ऑडिटर इंक्वायरीज, जब ऑडिटर इंक्वायर करता है मैनेजमेंट को एज अ पार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, इट शुड बी फॉर्मल रिटर्न फॉर्म ओनली एंड नॉट इन द इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज। कैसे फॉर्मल में ही कर सकते हैं मैनेजमेंट से इंक्वायरीज, इनफॉर्मल में नहीं कर सकते। इनकरेक्ट। जब ऑडिटर इंक्वायर करता है मैनेजमेंट्स को एज अ पार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, तो ये इंक्वायरीज जो होती है ये रेंज करती है फॉर्मल रिटर्न इंक्वायरीज टू द इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज, यानी दोनों में हो सकती है। असर्शंस रेफर करता है रिप्रेजेंटेशंस बाय द ऑडिटर्स जो कंसिडर्ड किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट्स जो अकर्ड हुए हैं। इनकरेक्ट। असर्शंस रेफर करता है रिप्रेजेंटेशंस बाय द मैनेजमेंट जो एम्बोर्ड करता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि यूज्ड किए गए हैं ऑडिटर के द्वारा कंसिडर्ड करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट्स जो अकर्ड हुए हैं। डिफाइन कीजिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस और उसके एग्जाम्पल दीजिए। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन से हमको मिल जाएगा, ये सीधा सीधा क्वेश्चंस।
Audit documentation summary may facilitates the effects and the efficient review and the inspections of the audit documentations, particularly for the large and the complex audit. यहाँ पर हमको समरी बतानी है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस की, यानी जो फाइल्स को हम लोग इकट्ठा कर रहे थे उसको बताना है यहाँ पर. Although written representations provide the necessary audit evidence, yet they do not provide the sufficient appropriate audit evidence on their own about any matters with which they deals. डिस्कस कीजिए. यहाँ पर भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस के बारे में बताना है हमको, जो कि ज़रूरी होते हैं ऑडिट एविडेंस जो प्रोवाइड नहीं करते सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं करते सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. डिस्कस कीजिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर विथ रेस्पेक्ट टू द ओपनिंग बैलेंस. यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के रिलेशंस में हमको बताना है ऑब्जेक्टिव्स ऑडिटर का जब कंडक्ट किया जाता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. डिफाइन कीजिए रिस्क ऑफ द मटेरियल में स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेन कीजिए उसके कंपोनेंट्स. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है. जब डेविएशंस आता है कंट्रोल्स के अंदर अपॉन विच जो ऑडिटर इंटेंट करके बैठा है, रिलाई करके बैठा है डिटेक्ट करने के लिए, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर स्पेसिफिक इंक्वायरीज़ करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए इन मैटर्स को, एंड पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस भी देखेगा. एक्सप्लेन कीजिए. यहाँ पर इंक्वायरीज़ एंड कंट्रोल्स के बारे में बताना है हमको. मैसर्स पंकज एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपॉइंट किए जाते हैं एज एन ऑडिटर ऑफ द एबीसी लिमिटेड. सीए पंकज अप्लाई नहीं कर रहा है एनी ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस. ही आर्ग्यूज दैट सिंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड बाय द प्रीसीडर्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किसने किया है, प्रीसीडर ऑडिटर ने किया है, इसलिए ज़रूरत नहीं है रिक्वायर्ड करने की, वेरीफाइड करने की. इस पंकज, क्या पंकज करेक्ट अप्रोच से चल रहा है, क्या पंकज का अप्रोच करेक्ट है, तो गलत होगा यहाँ पर उसका अप्रोच. यहाँ पर हमको क्या क्या देखना है, तो यहाँ पर ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस देखना है. प्रीडिशल्स की भी यहाँ पर बात आएगी. और उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8. ऑडिट एविडेंस इज़ ऑल इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर अराइव करने के लिए कंक्लूजन्स ऑन विच द ऑडिट ओपिनियन इज़ बेस्ड. रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस जो है वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है कि जो ऑडिटर रिक्वायर्ड करेगा इन कनेक्शंस विद द ऑडिट ऑफ द एंटिटीज़ ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अकॉर्डिंगली सिमिलर टू द रेस्पॉन्स टू द इंक्वायरीज रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर एविडेंस. ऑडिट एविडेंस है वो एक्सप्लेन कीजिए. स्टेट क्लियरली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट रिगार्डिंग द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. मतलब यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव्स बताना है ऑडिट का रिगार्डिंग द रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस. तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव्स बता देना है. इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 9. जो ऑडिटर है उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता परफॉर्म करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट. यहाँ पर सब्सिक्वेंट इवेंट की बात हो रही है. हाउएवर जब आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि इशूड किए गए हैं, अ फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर दैट हैड इट बीन नोन टू द ऑडिटर्स एट द डेट of the auditor's report may have caused the auditor to amend the auditor's report. explain कीजिए auditor के obligations in the above situations. यानी auditor के obligations यहाँ पर बताना है हमको. तो ये 3 obligations लिख देंगे. क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे. The nature of the related party relationship and the transactions may in some circumstances वो rise करते हैं higher risk of the material misstatement of the financial statement than the transactions जो कि unrelated parties से किए गए हैं. एक्सप्लेन कीजिए हेल्प के साथ. लिस्ट 3 एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स जो दिए गए थे रिलेटेड पार्टीज़ के अंदर वो हमको लिख देना है यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स. 11 देखते हैं. जब यूज़ किया जा रहा था एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स, तो ऑडिटर मेंटेन कर रहा था कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट. इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है सेंडिंग द रिक्वेस्ट, इंक्लूडिंग द फॉलोअप रिक्वेस्ट जब भी एप्लीकेबल है, कंफर्म करना है पार्टीज़ को, एक्सप्लेन करना है अदर पॉइंट्स एज टू वैन कब हम लोग यूज़ करेंगे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर को. ऑडिटर को रिक्वायर्ड है मेंटेन करने के लिए कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट. तो यहाँ पर भी वही फॉलोअप लेना है यहाँ पर. तो यहाँ पर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स के बारे में बताना है. उसके बाद ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं हमको. एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो लिखना है यहाँ पर. एक्सप्लेन कीजिए क्लियरली एग्जांपल मैटर्स जो कि रिलेवेंट है प्लानिंग करने के लिए, अटेंड करने के लिए फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग को.
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एग्जांपल्स दिखा देंगे, नेचर ऑफ द इन्वेंटरीज और ये सारे एग्जांपल्स. ऑडिटर पी ऑफ द पार एंड कंपनी, अ फर्म ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो कंडक्ट कर रहे हैं ऑडिट ऑफ द एबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का. ऑडिटर रिक्वेस्ट कर रहा है मैनेजमेंट को प्रोवाइड करने के लिए बैंकर सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट, जहाँ पर मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ऑन द मैटर. एनालाइज करके बताइए कैसे ऑडिटर डील करेगा. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर भी वो जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस जो है वो सिर्फ ज़रूरी नहीं होता, वो रिप्लेस नहीं करता, और वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देता. ये सारी चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे. बैंकर का सर्टिफिकेट तो ऑडिटर को लेना ही पड़ेगा. जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट बनेगा उसका सपोर्टेड ऑडिट करेगा, ऑडिट एविडेंस बनेगा सपोर्टेड ऑडिट एविडेंस. Most of the auditor's work in forming the auditor's opinion consists of obtaining and evaluating the audit evidence. Explain करके बताइए. तो यहाँ पर भी ऑडिट एविडेंस जो कि ज़रूरी होता है सपोर्ट करने के लिए, ऑडिटर ओपिनियंस एंड द रिपोर्ट वो लिख देना है यहाँ पर पूरा. क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. इन रिस्पेक्टिव ऑफ द असेस रिस्क ऑफ द मटेरियल स्टेटमेंट्स, auditor shall designs and perform the substantive procedures for each material class of the transactions, account balance and the disclosure. Analyze again and explain कीजिए. यहाँ पर रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट्स की बात होगी. तो यहाँ पर असिस्ट करना है रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट को, वो पूरा पैराग्राफ लिख देना है यहाँ पर. मेसर्स ANS एंड एसोसिएट अपॉइंट किया गया स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ NMO लिमिटेड. कंपनी सफ़र कर रही है लॉस ड्यू टू इमर्जेंस ऑफ द हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर्स, देयरबाय लीडिंग टू द नेगेटिव नेट वर्थ. ऑल्सो यहाँ पर गोइंग कंसर्न की बात हो रही है. ऑल्सो द सेल्स हेड, द की मैनेजरल पर्सनल ऑफ द कंपनी लेफ्ट द कंपनी ड्यू टू द हेल्थ इश्यू. जब CA अमर एंगेजमेंट पार्टनर है वो डिस्कस कर रहा है सिनेरियो विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है रिप्लाइज ऑफ द मैनेजमेंट से. वो रिस्पॉन्स कर रहा है मेसर्स ANS एंड एसोसिएट को विद रिगार्डिंग टू दी SS 570. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको 570 के हिसाब से गोइंग कंसर्न को चेक करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. मेसर्स PQR एंड एसोसिएट स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ऑफ TUV लिमिटेड का फॉर द फाइनेंशियल ईयर बेसिक किस, वो अपॉइंटेड किए गए हैं एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द TUV लिमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार. जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंगेजमेंट पार्टनर के इन टर्म्स ऑफ द ऐसे 510 वो बताना है हमको. यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स बताना है. इनिशियल एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस को लेकर ऐसे 510 जो होता है उसके रिलेशंस के अंदर हमको क्या बताना है, ऑब्जेक्टिव्स बताना है. व्हाट इज़ मिंट बाय द सफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट एविडेंस. किसको हम लोग सफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट एविडेंस बोलते हैं. एक्सप्लेन करिए फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे ऑडिटर्स के जजमेंट को एज द सफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट एविडेंस. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. यहाँ पर बताना है हमको सफिशिएंसी किसके अंदर मेज़र की जाती है, क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस के अंदर मेज़र की जाती है. और यहाँ पर और क्या बताना है हमको, फैक्टर्स बताने हैं जो अफेक्ट करेंगे ऑडिटर्स के जजमेंट को सफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट एविडेंस के रिलेशंस में. फॉलोइंग फैक्टर्स हमको बताने, ये सारे फैक्टर्स होते हैं.